नमस्कार, मैं अंजलि गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन लाइफ। जैसा कि आप जानते हैं कि नेशन लाइफ की ड्राइव चल रही है नो योर स्कूल। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त हम मौजूद हैं एमडी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल वेद प्रकाश यादव जी से और जानेंगे उनके स्कूल के बारे में क्या विचार है उनकी शिक्षा के ऊपर। वेलकम सर। सर, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये लेना चाहूँगी कि आपने जब एमडी मेमोरियल स्कूल की स्थापना करने के बारे में सोचा तो उसके पीछे का एक आइडिया जो होता है वो क्या था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल नेशनल लाइव, आपका जो न्यूज़ चैनल है, इसको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारे लिए समय निकाला और इस स्पेशली इस एजुकेशन फील्ड में आपने आने की सोची स्कूलों का इंटरव्यू लेने के लिए। धन्यवाद। और दूसरी बात जो आपने मेरे से क्वेश्चन पुटअप किया कि स्थापना स्कूल की कब हुई। हमारे पूजनीय पिताजी श्री लक्ष्मी चंद यादव जी ने हमारी माताजी की स्मृति में इस स्कूल की स्थापना की थी और उनका मोटिव ये था कि यहाँ पे बच्चे अच्छी तरीके से पढ़े। बड़ा ही जो है ना गुर्बत वाला एरिया था, स्कूल नहीं था आसपास, एक भी स्कूल नहीं था सर। इवन सरकारी स्कूल भी उस दौरान यहाँ पे नहीं होते थे। तो तब हमारे पिताजी ने यहाँ पे 1989 में यहाँ की इसकी स्थापना की थी। आफ्टर दैट वो अपना एक उनका एक यही रहा था। अच्छा, वो एजुकेशन के साथ साथ योगा से भी थे और ख़ुद वो ग्रेड ए ऑफिसर थे। और जितना उनके बारे में बोला जाए उतना ही कम है। उनको पंजाबी भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी, शॉर्ट हैंड के भी ज्ञाता थे, पढ़ाते थे बच्चों को, टाइप राइटर भी बड़े अच्छे। तो उनका अपने कॉलेज भी था छोटा सा, तो वहाँ से उन्हें प्रेरणा मिली कि भाई क्यों ना मैं थोड़ा बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं काम करूँ। राइट सर। तो सर, आपने मुझे बताया कि जैसे एक बोलते हैं कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी है, जैसे आपने योगा के बारे में बताया तो आपने बताया कि उनकी रुचि थी इसमें। तो उसी सवाल लूँगी सर मैं कि आज के टाइम में जब हम बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं तो हम उसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज या बॉडी डेवलपमेंट के बारे में कैसे ध्यान रखते हैं? अंजलि जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, क्योंकि स्पेशली मैं कहूँगा कोरोना के बाद बच्चों में फिज़िकली चैलेंज बहुत ज़्यादा आ गया है। अभी मैं देखता हूँ कि बच्चों को नी नॉकिंग बहुत ज़्यादा है, जिसको नी नॉकिंग नहीं है उसको पोस्चर की दिक्कत आ गई है, बैठ के पढ़ने में दिक्कत होते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से हर स्कूल संस्थापक को ये एक संदेश मैं आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि उनकी फिजिकली ग्रोथ पे और मेंटली ग्रोथ पे पूरा ध्यान दें। और मैं जहाँ तक कर रहा हूँ, मैं इसके लिए मैं खुद योगा से हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं बच्चों का जो है ना खुद मेडिटेशन भी कराता हूँ। अभी थोड़ा रुका हुआ था क्योंकि हमारा थोड़ा ऑडिटोरियम में इशू आ गया था और ऑडिटोरियम हमारा दोबारा 2 या 3 महीने में शुरू हो जाएगा। आफ्टर दैट हमारा फिर दोबारा योगा और स्पोर्ट्स दोनों शुरू हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ बच्चों को मेडिटेशन और योगा दोनों ही कराने चाहिए, क्योंकि जो 2 साल में बच्चा घर पे रहा है, वो 4 दीवारी के अंदर रहा है, तो बड़े मुद्दे बन गए बच्चों के लिए। जी। तो सर, आप जैसे बता रहे हैं कि एक बॉडी फंक्शन करने की बहुत ज़रूरत है, एक्टिविटीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। इसके साथ साथ सर मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूँगी कि हम जब बच्चों की पढ़ाई और जब स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो कोविड का एरा ऐसा रहा जहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा ऐसे डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा, स्ट्रेस और ऐसे माहौल में घर से बाहर नहीं निकल पाना। ये तो आप जब स्कूल बच्चे वापस आने लग गए तो उस माहौल को आपने कैसे उनके अंदर वापस से ढाला कि स्कूल आना, पढ़ाई करना वापस से, मोटर डेवलपमेंट जो स्किल्स होती है उनकी, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। दैट वाज टू मच चैलेंज, बहुत ही ज़्यादा रहा वो मेरे लिए, क्योंकि बच्चों के व्यवहार में हमने चेंजिंग देखी, बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखी। बच्चा ऑनलाइन बैठता था तो ऑनलाइन से भी दिक्कतें होती है, क्योंकि जो रेज जो निकलती है फ़ोन से वो डायरेक्ट माइंड पे असर डालती है। अब मैं ज़्यादा डीपली नहीं जानना चाहूँगा, वरना वो कह देंगे कि मेलाटोन क्या होता है, ये क्या होता है, तो उन चीज़ों पर मैं नहीं जानना चाहूँगा। मैं बस थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि बच्चों के व्यवहार में चेंजिंग आने की वजह से हमें बड़ी दिक्कतें हुई, लेकिन अब गाड़ी जो ना पटरी पे आ रही है, अब बच्चे कर रहे हैं वर्क। तो सर, इसके साथ साथ मैं बात करना चाहूँगी कि हम बच्चों की पढ़ाई को लेकर फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड करते हैं स्कूल में, उनके लैब्स, उनकी जो प्लेग्राउंड एक्टिविटीज़, हर तरीके की क्या क्या फैसिलिटीज़ हम उनको प्रोवाइड करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कोरोना के बाद अगर जो आप बात कर रहे हो, तो सबसे पहले तो कुछ टाइम के लिए हर एक स्कूल ने स्टडी को तो दरकिनार कर दिया था कोरोना के बाद, कि भाई बच्चों का स्कूल में दिल लगाना वो कैसे लगाए। स्पोर्ट्स हमने उनको दिया, स्पोर्ट्स के बाद हमने उनको मेडिटेशन कराया, यही हमारी फैसिलिटीज़ थी सबसे ज़्यादा।
ताकि अब बच्चा इतना बॉदरेशन में था, वो 4 दीवारी के अंदर बंद था और हम आते ही उसे जो है ना कॉपी किताब हाथ में पकड़ाते, दैट वाज नॉट गुड। तो हमने पहले उनसे एक बड़ा कंफर्ट जोन में हम बच्चों को लेके गए, उसके बाद हमने उनकी पढ़ाई कराई। राइट तो सर आपने कंफर्ट जोन में लाने की बात की, तो मैं एक सवाल लेना चाहूँगी कि एज अ प्रिंसिपल आपका कैसा इंटरेक्शन रहा है बच्चों के साथ, क्योंकि हम देखते हैं कि इजी नहीं रहता है, आप हर क्लास में जाएं, हर बच्चे से मिलें, तो एक जो अटैचमेंट होती है एक प्रिंसिपल के साथ टीचर का, वो बच्चों के साथ कैसे बनाए स्कूल में? बड़ा मुश्किल था मैडम, ये भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। रीज़न इज़ दैट कि स्कूल में 1000 बच्चे होते हैं, मेरे को हर क्लास में जाना होता है, लेकिन फिर भी मैं गया। और जो निष्कर्ष जो निकल के आए, आप ये देखिए, अभी मैं आपको अपने व्यूज़ बता रहा हूँ जो मैंने क्लासों में जाके लिए थे। मैंने बच्चों से पूछना शुरू करा कि बच्चे कितने बजे उठते हो, तो कोई मेरे को कहता है जी मैं 10 बजे उठता हूँ। मैंने बोला मॉर्निंग में? हाँ जी मॉर्निंग में। कोई कह रहा है मेरे को 12 बजे भी बोला एक बच्चे ने। 12 बजे? रात को कितने बजे सोते हो? जी 2 बजे। 2 बजे रात को? यार कमाल कर दिया। तो इस तरीके के सवाल आए और मेरे को हर क्लास में जाना होता था और मैं गया, और बच्चों को हमने कंफर्ट किया कि बेटा सोने का सही समय क्या है और उठने का सही समय क्या है। ब्रह्म मुहूर्त में उठो और इतने बजे आप सो जाओ, तब आप ढंग से स्टडी कर पाओगे। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए सर एक और सवाल लेना चाहूँगी कि हम इसी तरीके से बच्चों के मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ पे कैसे काम करते हैं? देखिए, अगर जो मॉरल और एथिक की जब बात कर रहे हो, तो इसमें सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि हमारी गुरुकुल पद्धति में क्या होता था जी। और मैं उसे कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ कि जापान की टेक्निक क्या है। वो वर्क करते थे मिड ब्रेन पे, अभी भी करते हैं, मिड ब्रेन पे, राइट ब्रेन पे। और आप अपने योगा पे जाओगे तो योगा भी यही करता है। तो मोरल तो अपने आप आएंगे, आप उन्हें ढंग से उनका ब्रेन डेवलपमेंट ढंग से कीजिए। और वो होगा कैसे? वो आपका योगा से होगा, वो आपका चाहे वो जापान की टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, कोई तो वो लेगा, वो हम करा भी रहे हैं। डॉक्टर कुमार हमारे यहाँ आते थे तो वो कराते थे, लेकिन मैंने डीपली स्टडी करके जो जांचा, उसके बाद हमने देखा कि हमारे योगा में भी बहुत ही ज़्यादा जो है ना मिड ब्रेन पे वर्क हुआ है, तो मुद्राएं है उसमें, तो बच्चों को हम वो कराना शुरू करेंगे। तो सर अब थोड़ा सा बच्चों की पढ़ाई के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है स्कूल, तो सर बच्चे जब क्लास में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं और कंपटीशन रहता है नो डाउट, तो अगर कोई बच्चा लैग कर रहा है तो हम उसे कैसे एक होते सांत्वना देते हैं कि ठीक है आप लैग अभी कर रहे हो बट आप इम्प्रूव हो जाओगे। कई बार एक के बाद एक बच्चा फेलियर फेस करता है, तो हम उनको कैसे हेल्प करते हैं? देखिए, इसमें ना सबसे बड़ी बात, मैं तो कारण यही खोजता हूँ कि भाई रीज़न घर पे है या बाहर है, बच्चे को कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रही है। बच्चे की उम्र भी उस पर निर्भर करती है कि बच्चा कौन सी क्लास में है। मान लो बच्चा 10th क्लास में है, इट्स मीन वो किशोर अवस्था में है, तो वहाँ डिस्ट्रैक्ट किन किन चीज़ों से हुआ है तो हमने वो भी देखना है। और बच्चा अगर जो 5th क्लास का है तो उसके कारण कुछ और होंगे, तो हमने वहाँ भी देखना कि कारण क्या। हम पहले कारणों पे काम करते कि कारण क्या रहा है, फिर हम उसे कंफर्ट करते हैं, बेटा यहाँ कमी, आप ये करो। इस तरीके से हम बच्चे को कंफर्ट करते हैं और डेफिनेटली वो बूस्टअप होता है और आगे बढ़ता है। सर एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी कि MDM स्कूल का बच्चों के जो यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स के साथ कैसा इंटरेक्शन है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स और टीचर का इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है एक स्कूल में, तो उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, इस कड़ी को मैं और ज़्यादा सुदृढ़ करने के लिए, अभी जैसे नेहा मैडम यहाँ पे बैठी है, मेरी इनसे बात भी चलती रहती है, हम एक पेरेंट्स मेंबर एसोसिएशन बना रहे हैं। जैसे आप नॉर्मली स्कूलों में जाओगे 2 या 4 पेरेंट्स होते हैं, लेकिन हम एटलीस्ट 20 पेरेंट्स की टीम ऐसी बना रहे हैं जो हम उनसे अपने विचार साझा कर सकें कि हमारे फ्यूचर प्लान क्या है, ताकि वो बच्चों को कंफर्ट कर सके, दूसरे पेरेंट्स को कंफर्ट कर सके। तो हम एक खुली किताब की तरह काम कर रहे हैं, इस तरीके से हम कंफर्ट कर रहे हैं पेरेंट्स। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे वेद प्रकाश यादव जी, प्रिंसिपल MDM सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। इन्होंने हमारे साथ साझा किए अपने स्कूल के बारे में सारे विचार। इन्होंने हमें बताया कि कैसे स्कूल काफ़ी प्रोग्रेसिव हो रहा है। ऐसे ही और वीडियोस नेशनल लाइव आप तक लेकर आता रहेगा, उन्हें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।